गरीब दर्जी मीरा सिलाई करती नंदे कॉलेज को चली। तभी मीरा की नजर तीनों नंदों के पहने हुए सूट पर जाती है, जो कि पुराने हो चुके होते हैं, और वह उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ, मैं चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर लूँ, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नानादों के जाने के बाद मीरा फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मेरी तीनों ननादों ने फटे पुराने सूट पहने हुए हैं। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी मीरा देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या? ये ब्लाउज तो खराब हो गया। कमला जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था। अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये सोचकर मीरा उदास हो जाती है। तभी अनीता एक महंगा लहंगा सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे मीरा, अंदर हो क्या? जी हाँ अनीता जी, आइए ना। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है। 2 दिन में मेरी बेटी सिया की शादी है। अरे वाह अनीता जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, यह मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियाँ कोई बार बार थोड़ी होती हैं। वैसे मीरा, तुम्हारी 3 ननद भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादी? इस बात पर मीरा उदास होकर कहती है, मैं और सुरेश जी मेरी नंदों के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं। मगर आज के इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं अनीता जी। और फिर मैं एक गरीब दर्जी हूँ, दिन रात कपड़े सिलकर जो कमाती हूँ उससे सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ मीरा, मगर तुम्हारी तीनों नंदे देखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता लग ही जाएगा। कहो तो मैं ढूंढ दूं? जी जरूर अनीता जी, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। थोड़े ही दिनों में अनीता के बताए हुए पते पर सविता अपने 3 बेटों अमित, रोहित और करण का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। सुरेश कहते हैं, मीरा यह लो। आज मुश्किल से गोदाम में राशन की बोरी उठवाने का काम मिला था। 50 रुपए कमा पाया। इतनी महंगाई में 50 से क्या होगा? क्या करूं मीरा, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, अनीता जी ने एक रिश्ता बताया है। कल रिया, निशा और पायल को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी मीरा रात भर जागकर कैप्रॉन से सूट सिलती, नंदे आशीर्वाद लेती, चाय नाश्ता करती। चाय, मुझे तुम्हारी तीनों नंदे बहुत पसंद है। यह रिश्ता पक्का समझो। अनीता जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालत के बारे में बता दिया था, इसलिए मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छी तरह स्वागत कर देना और एक जोहे में अपनी नंदों को विदा कर देना। यह सुनकर गरीब भाभी मीरा भारी आंखों से हाथ जोड़कर कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता, वहीं सुरेश को भी कोई मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। मीरा मन हल्का करने के लिए एक फूलों के बाग में आती है, जहाँ वह अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। काश गरीबों की जिंदगी भी इन फूलों की तरह खुशियों के रंगों से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों नंदों की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं सविता जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी? तभी अचानक मीरा की नजर बाग के बीच रखी एक लाल पोटली पर पड़ती है। जैसे ही मीरा पोटली खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियां भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ कौन छोड़ गया होगा? उस इंसान ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यहीं इंतजार करना चाहिए। मीरा पोटली लेकर वहीं बैठ जाती है और थकान के कारण उसकी आंख लग जाती है। वह सपना देखती है जहाँ एक देवी उसे दर्शन देती है। बेटी, यह धन मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा समझकर रख लो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस बाग में जान है और यह रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, इसीलिए यह पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ मीरा की आंख खुल जाती है और वह पैसे लेकर घर आ जाती है। भाभी, आप कहाँ चली गई थी? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। अरे मेरी प्यारी नंदो, ब्याह के घर में ऐसी भाग दौड़ तो लगी रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी।
फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की बात सुनकर उसकी तीनों नंदों का दिल भर आता है। उन पैसों से मीरा बहुत ही अच्छी तरह शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती है। देखिए सुरेश जी, मेरी तीनों नंदे आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उनकी शादी इतनी अच्छी तरह से कर पाऊंगी। अरे, मीरा को जरूरी बात याद आई, शादी की। मैं अपनी तीनों नंदों के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े रह गए हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर गरीब भाभी एक लहंगा शोरूम में जाती है, जहां उसे अपनी तीनों ननदों के लिए 3 लहंगे पसंद आ जाते हैं। ये लहंगे तो बहुत ही सुंदर हैं। इन्हें पहनकर मेरी तीनों ननद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है, 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंदों की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा लेना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी सी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ। आप ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। यह सुनकर खड़ूस और घमंडी दुकानदार मीरा को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। यह फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं है, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद मीरा रोते हुए बाजार में आ जाती है, जहाँ बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 मीटर लहंगे का मखमली कपड़ा, गोटा मोती 50 मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, अपनी तीनों नंदों की शादी का जोड़ा खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया भगवान, मुझ गरीब दर्जी भाभी को यह रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंदों के लिए आंखें गढ़ाए शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसके हाथ कई जगह से जख्मी हो जाते हैं। शादी की सुबह मीरा तीनों ननदों को लहंगा देते हुए कहती है, रिया, निशा, पायल, ये लो तुम तीनों के लिए तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से शादी का जोड़ा। अरे वाह मीरा भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बहुत ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बहुत ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा कर दिया है। यह लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों के लिए अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से यह शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आती ही होगी। आखिरकार गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़ों में अपनी तीनों नंदों को मंडप में बिठा देती है, जहां उनकी शादी सविता के तीनों बेटों अमित, रोहित और करण से हो जाती है। विदाई के वक्त मीरा की तीनों ननद वह उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने माँ से भी ज्यादा हमारा ख्याल रखा। अपना और भैया का ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी नंदो। तीनों नंदों के लिए सिले हुए शादी के जोड़ों के बाद मीरा को बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द मीरा अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी ठीक कर लेती है। चांदनी स्वेटर बुन रही होती है, तभी सुरेश घर आ जाता है। सुरेश जी, आप आ गए। ये देखिए, मैंने हमारे होने वाले बच्चों के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुना है। अगर लड़का हुआ तो यह उसके लिए, और अगर लड़की हुई तो यह उसके लिए। ये चटक रंग के स्वेटर हमारे गोरे चिट्टे बच्चों पर कितने सुंदर लगेंगे ना? हाँ भाग्यवान, मगर गोरा ही क्यों? अगर बच्चा सांवला हुआ तो? काले होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्चा माँ पर जाता है। और मैं तो इतनी गोरी और सुंदर हूँ, इसलिए मेरा बच्चा भी सुंदर होगा। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिनों बाद चांदनी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। सुरेश उसे अस्पताल लेकर आता है, जहाँ वो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है, जिनमें से एक गोरी होती है और एक काली। नर्स, मेरी बच्चियाँ कहाँ हैं? उन्हें मेरे पास ले आइए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। नर्स दोनों काली गोरी बेटियों को चांदनी की गोद में देती है। ये लीजिए। चांदनी गोरी बेटी पर खुश, काली बेटी से चिढ़, गोद से दूर। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। नर्स, इसे यहाँ से ले जाइए। भाग्यवान, तुम ये क्या कह रही हो? यह भी हमारी ही बेटी है। जी हाँ,
आपके पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। नहीं, मैं नहीं मानती। यह काली कलूटी मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी यह है और यही मेरी आंखों का तारा है। अपनी एक बेटी के काले रंग के चलते चांदनी उसे अपनाती नहीं है, यहाँ तक कि उसे दूध तक नहीं पिलाती। अपनी दूसरी बेटी के गोरी और सुंदर होने की वजह से वो उसका नाम अनाया रखती है। एक दिन जब सुरेश काम से घर आता है तो काली बेटी जमीन पर पड़ी पड़ी भूख से बिलख रही होती है। अरे तुम कैसी माँ हो? यह मासूम भूख से रो रही है और तुम अनाया को गोद में लिए बैठी हो। इसे थोड़ा सा दूध तो पिला दो। मैं इस काली कलूटी को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी। अगर तुम्हें इस काली बेटी के लिए इतना ही बुरा लगता है तो इसे भी अपने साथ ले जाया करो, फिर वही रेडी कर पिलाते रहना। यह कहकर चांदनी मुंह फेर लेती है। सुरेश काली बेटी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे किरण नाम देता है। गुजरते वक्त के साथ अनाया और किरण 7 साल की हो जाती हैं। देखो तो मेरी अनाया बेटी इस फ्रॉक में और इस सुंदर सी छोटी में बिल्कुल परी लग रही है। सच में माँ। हाँ मेरी रानी बेटी, सच में। अपनी माँ को अपनी गोरी बहन के साथ इतना लाड प्यार करते देख दूर खड़ी किरण अंदर आती है। माँ, मेरी भी चोटी बना दो। मुझे भी पाउडर लगा दो ना, ताकि मैं भी अनाया जैसे सुंदर लगूं। यह सुनकर चांदनी अपनी बेटी के काले रंग पर हंसने लगती है। क्या कहा तूने? काली कलूटी। मेरी अनाया जितनी सुंदर तू कभी नहीं लग सकती। क्यों माँ? मैं अनाया जितनी सुंदर क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि मैं गोरी हूँ और तू काली है। चल भाग यहाँ से, काली बंदी, भद्दी शक्ल सी। किरण रोते हुए कमरे में चली जाती है। इसी फर्क के साथ कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। जहाँ गोरी और सुंदर होने के चलते अनाया पूरी तरह घमंडी हो जाती है, वहीं किरण स्वभाव से शांत होती है। अब सुरेश अपनी बेटियों के लिए रिश्तों की तलाश शुरू करता है। सुनती हो, कल हमारी बेटियों को देखने लक्के वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छा घर बार और खानदान है उनका। हाँ जी, क्यों नहीं। अब मेरी बेटी भी तो लाखों में एक है, इतनी गोरी और सुंदर। उसी वक्त से चांदनी अपनी गोरी बेटी अनाया को और भी सुंदर बनाने की तैयारी में लग जाती है। अनाया, यह ले बेटी, यह उबटन लगा ले, इससे तेरे चेहरे पर और भी निखार आ जाएगा। धन्यवाद माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हो। माँ, क्या इसमें से थोड़ा सा उबटन मैं भी लगा लूं? बिल्कुल नहीं, तू जाकर अपने चेहरे पर गोबर लगा ले। यह हल्दी का उबटन मैंने सिर्फ अपनी गोरी बेटी के लिए बनाया है। माँ, यह काली कलूटी मेरे गोरे रंग से जलती है। जब देखो मेरी देखा देखी करती रहती है। अपनी माँ और बहन की जलती कटी बातें सुनकर किरण अंदर ही अंदर घुट जाती है। अगले दिन मालती अपने बेटों के साथ लड़कियों को देखने आती है। तो कहिए मालती जी, आपको मेरी बेटियां कैसी लगी? सुरेश पूछता है। भाई साहब, मुझे आपकी अनाया तो पसंद है, मगर किरण नहीं। ऐसी काली लड़की को मैं तो क्या, कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेगा। मालती जी, मेरी किरण खरा सोना है, उसके रंग पर मत जाइए। बात कड़वी है भाई साहब, मगर पैर में लगा कीचड़ कभी चंदन का टीका नहीं बन सकता, समझे ना। बस कीजिए मालती जी, हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। आप जा सकती हैं। लड़के वालों के जाते ही चांदनी और अनाया किरण को उसके काले रंग के लिए फिर से कोसने लगती हैं। इस कोयले की खदान की वजह से आपने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। देखो जी, मेरी एक बात सुन लो। मैं इस काली लड़की को मेरी शहजादी जैसी बेटी की शादी और खुशियों के बीच नहीं आने दूंगी। इसी तरह वक्त बीता रहता है और कुछ समय बाद दोनों बहनों की शादी कमल के बेटों से तय हो जाती है। अब शादी की रस्में शुरू होती हैं। अनाया, किरण, तुम्हारे ससुराल से तुम दोनों के शगुन की हल्दी आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ किरण, तुझे शादी की हल्दी लगने जा रही है। यह कहते हुए सुरेश का दिल भर आता है और किरण अपने पिता के गले लग जाती है। बाबूजी, अपनी काली बहन को पिता से प्यार मिलता देख अनाया छिड़कर कहती है, जितनी खुशियाँ मनानी है मना ले किरण, मगर मैं तेरी हल्दी की रस्म पूरी नहीं होने दूंगी। किरण अपनी शगुन की हल्दी रखकर तैयार होने चली जाती है। तभी अनाया उस हल्दी में ढेर सारी कीचड़ मिला देती है। अब आएगा मजा, जब मेरी काली बहन को हल्दी की जगह कीचड़ लगेगा।
गाने बजाने के साथ दोनों बहनों की हल्दी की रस्म शुरू होती है। चांदनी बहुत खुशी से अपनी गोरी बेटी को हल्दी लगाती है। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ रे। अपनी गोरी बेटी को हल्दी लगाकर चांदनी जाने लगती है। तभी किरण नम आंखों से कहती है, माँ मुझे भी हल्दी लगा दो, आज मेरी भी हल्दी है, मेरे पास बहुत काम है, इन औरतों से लगवा ले। अरे चांदनी, किरण को भी हल्दी लगा दे, यह भी तो तेरी बेटी है। कोई बात नहीं, मेरी प्यारी बहन को मैं ही हल्दी लगा दूंगी। अनाया कीचड़ भरी हल्दी किरण के चेहरे पर लगा देती है। यह बदबू कैसी है, ये तो कीचड़ है। अरे तो क्या हुआ, इस कीचड़ से तेरा रंग और निखर जाएगा मेरी काली बहन। यह कहकर अनाया हंसने लगती है और किरण रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सुरेश दूसरी हल्दी लेकर वह कमरे में आता है। क्यों बेटी, माँ और बहन तेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? बाबूजी, क्या मेरी थोड़ी सी भी खुशी उनसे देखी नहीं जाती? मत रो मेरी बच्ची, तेरा बाबूजी है ना, मैं तुझे हल्दी लगाता हूँ। अगले दिन जब अनाया तैयार होने आती है तो खिड़की से आए रॉकेट बम से उसका शादी का लहंगा जल जाता है। मेरी शादी का लहंगा जल गया, अब मैं क्या पहनूंगी माँ? तब किरण अपनी बहन को अपना लहंगा दे देती है। तुम मेरी शादी का लहंगा पहन लो, मैं माँ का लहंगा पहन लूंगी। चांदनी अपना शादी का लहंगा किरण को दे देती है। मुझे माफ कर देना बेटी, माँ होकर भी मैंने तुझे हमेशा तेरे रंग के लिए कोसा, और आज जब तुझे विदा करने का वक्त आया तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अनाया भी कहती है, मुझे भी माफ कर देना बहन, मैंने ही तेरी हल्दी खराब की थी। तुम मेरी बहन हो और मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। बस माँ, अपनी इस बदनसी बेटी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देना। यह कहकर चांदनी अपनी बेटी किरण को सीने से लगाकर रो पड़ती है। इसके बाद अनाया और किरण की शादी हो जाती है और सुरेश और चांदनी आंसू भरी आंखों से उन्हें विदा कर देते हैं।